तो आखिरकार वो वक्त आ गया है जिसको सबका इंतजार था। चंद्रयान 3 सक्सेसफुली लैंड कर चुका है और इंडिया यानी भारत चौथा देश बन चुका है जो कि एक यान को चांद की सतह के ऊपर सक्सेसफुली लैंड करा दिया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे लोगों का मन में एक क्वेश्चन है, इस यान का लाइफ कितना है, मतलब कि ये मिशन का लाइफ कितने दिनों के लिए है। तो एक्चुअली में चंद्रयान 3 का लाइफ सिर्फ 15 दिनों तक के लिए है, क्योंकि मून में 14-15 दिनों तक के लिए दिन होता है, यानी उसमें धूप पड़ती है और बाकी के 14-15 दिन रात रहता है। तो जैसे ही सनराइज हुआ तो वैसे ही ये लैंड किया। जी हाँ, इसलिए 14 दिनों तक प्रज्ञान रोवर अपना काम करेगा। और धूप, जैसे कि कोई मिल गया में जादू को धूप की जरूरत थी, तो वैसे ही प्रज्ञान रोवर पे बहुत सारे सोलर पैनल लगे हैं, तो इनको वही धूप से पावर मिलेगी और धूप बहुत जरूरी है इनकी ऑपरेशन के लिए। लेकिन दोस्तों 14 दिन जैसे खत्म होगा वैसे ही धूप चला जाएगा, फिर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो काम करना बंद कर देगा, यानी इसका जो मैक्सिमम डेटा है वो 14 दिनों तक आ चुकी होगी। उसके बाद ये रोवर वहीं पे 14 दिनों को बाद निष्क्रिय हो जाएगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट बंद हो जाएंगे। और इसरो के साइंटिस्ट ये बोल रहे हैं कि हम होप करते हैं कि वो 14 दिनों के बाद भी कुछ दिन चलेगा। लेकिन यहाँ पे होप वर्ड यूज किया गया है, यानी कि इसके लिए कोई स्टैटिक टेक्नोलॉजी यूज किया गया नहीं है जिससे वो गारंटेड चलेगा बहुत दिन तक। ये मिशन 14 डेज को माइंड में रखते हुए ही बनाया गया था। बाकी जो लूनर 25 यानी वो जो क्रैश किया, अगर दोस्तों वो लैंड होता तो उसके अंदर एक ऐसा पावर जनरेटिंग सिस्टम था प्लूटोनियम के जरिए, जिसके चलते उसको 1 साल तक पावर मिलती। आपको बता दूं इस मामले में सबसे अच्छी न्यूज ये है, इसरो एक्चुअली में इस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, एक ऐसा प्लूटोनियम का पावर सोर्स बनाने का जो बेटा अपकमिंग मिशन में लगभग 1 साल तक का पावर मिलेगा। लेकिन जो चंद्रयान है वो 14 डेज तक बहुत से रिसर्चर्स करेगा साउथ पोल में। जी हाँ दोस्तों, सही सुना, वाटर, हीलियम्स एंड 3 और ऐसी कई सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी ही चाहिए। इस मिशन की होने की वजह आखिर है क्या, तो चलिए उस सुपर इंटरेस्टिंग डिटेल को हम समझते हैं। किसी भी प्लेनेट या फिर सैटेलाइट, जैसे कि आप जानते हैं मून एक सैटेलाइट है और जो उसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल है काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। या फिर आप किसी भी जगह पर चले जाओ या फिर जुपिटर के मून पे चले जाओ, वहाँ के नॉर्थ और साउथ पोल में जो भी चीज एक्यूमुलेटेड है या फिर वहाँ पे जो भी चीजें मौजूद है वो बहुत ही मिस्टीरियस होती है हमारे लिए। जैसे कि धरती का जो सबसे एक्सट्रीम कंडीशन है वो यहाँ के नॉर्थ पोल और साउथ पोल में ही है, और इक्वेटर का जो रीजन है उसे तो कोटन और कोट सेफ माना जाता है ना, क्योंकि आप जानते हैं कि ज्यादातर कंट्री इक्वेटर पे ही मौजूद है, उसी के आसपास, और नॉर्मली सब को रह रहे हैं। और जो एक्सट्रीम कंडीशन है वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में होता है। रिसर्चर के हिसाब से साउथ पोल में जो प्रेजेंस ऑफ वाटर आइस है वो बहुत ही ज्यादा मात्रा में है, और इसी के बारे में साइंटिस्ट को और डेटा चाहिए। और मून के इस रीजन में सनलाइट कभी भी नहीं पड़ता, और यहाँ आप ये जान लो कि ये एक ऐसा रीजन है जहाँ पे परपेचुअल डार्कनेस था बिलियंस ऑफ ईयर्स से, और डार्कनेस है और डार्कनेस रहेगा भी। और ये वाटर सुनने में तो बहुत सिंपल लग रहा है, लेकिन वाटर सपोर्ट्स लाइफ, क्योंकि साउथ पोल पे वाटर आइस है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सनलाइट कभी नहीं पहुँचता, और इसीलिए वहाँ पे ऐसी कंडीशंस है कि पानी बहुत ज्यादा मात्रा में वहाँ पे जमी हुई रह सकती है बहुत सालों तक, इनफैक्ट बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। और आपको ये पता है पहला एविडेंस, पहली ऐसी कोई जांच या फिर पहली कोई ऐसी कैलकुलेशन जो ये बताए कि पोल्स पर पानी है, और ये इंडिया का चंद्रयान 1 पहली बार दिखाया था। ये फोटो आप देख सकती हो, जो यहाँ पे आपको ब्लू ब्लू दिख रहा है ये है पानी का डिटेक्शन, और इसी प्रेजेंस ऑफ वाटर को चंद्रयान 1 ने आज से करीब लगभग 15 साल पहले ही पता कर लिया था। और यही वो कारण है जिसके चलते ये माना गया है कि वहाँ पे वाटर आइस ट्रैप है। और मैंने आपको बताया था ना, किसी भी मिशन में एक ऑर्बिटर चच्चा होते हैं जो ऊपर घूमते रहते हैं, और लैंडर होता है और रोवर होता है। और जो ये ऑर्बिटर है वहाँ किस लिए है, तो वहाँ ये इसलिए है ताकि वहाँ के सारे रीजन के डेटा हमें भेज पाए। तो चाहे वो इंडिया का ऑर्बिटर हो या फिर बहुत सारे देश का ऑर्बिटर जो लाइव अभी चांद पर घूम रहा है, तो उन्हीं ऑर्बिटर ने ये डेटा भेजा है कि उस जगह पे वाटर आइस ट्रैप्ड हो सकता है। और साउथ पोल के ये जो रीजन है और यहाँ के जो मून क्रेटर्स हैं वो अनटच्ड है, बिल्कुल भी सनलाइट से बिल्कुल भी टच्ड नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ता है, और इसलिए वो जैसा ही था वैसा ही है एकदम स्टार्टिंग से। और जो सोलर सिस्टम का सारा रिकॉर्ड है, ये सोलर सिस्टम का ओरिजिन, इसका जो एविडेंस है वो अनटच्ड तरीके से वहाँ पर मौजूद है। आप समझ रहे हो ना, मतलब कि वहाँ का जो रीजन है वो बहुत ही छोटे रीजन में है,
बहुत ही ज्यादा अनइफेक्टेड है, सनलाइट से भी अनइफेक्टेड, और जो एस्ट्रॉइड्स आकर मून से टकराते रहते हैं जिसके चलते वहाँ पे क्रेटर्स बनता है, वो भी ज्यादातर आकर इक्वेटर को ही हिट करता है। और जो ज्यादातर पोल्स वाली एरिया होते हैं ना, वो ज्यादातर अनडिस्टर्ब होते हैं। और यहाँ से हमें जो भी डेटा मिले उससे हमारे सोलर सिस्टम की उत्पत्ति के बारे में भी बहुत जानकारी हमें मिलेगी। और ऐसे बहुत सारी कैलकुलेशन की गई है जिससे ये पता चला है कि दोस्तों वहाँ पर हाइड्रोजन, अमोनिया, मीथेन, सोडियम, मरकरी और सिल्वर इनफैक्ट इतनी सारी चीजें मौजूद है, और इसीलिए उस प्लेस को द प्लेस फॉर अनटैप्ड रिसोर्सेस माना जाता है। यानी वो ऐसी जगह है जहाँ खजाना है लेकिन वहाँ पे कोई टैप नहीं कर पाया है। चांद का जो साउथ पोल है उसका टेम्परेचर -150 से -200 डिग्री तक पहुँच जाता है। मतलब कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स होंगे जैसे कि सोलर पैनल या फिर उसका बॉडी या फिर उसका चक्का, आप ऐसा सोचो कि उन सब को इस तरह बिल्ड की गई है ऐसी मटेरियल से जो ऐसी कोल्ड टेम्परेचर में भी वर्क करता रहे। अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक चीजें है, चाहे वो आपका फोन हो, टीवी हो या टैबलेट हो या फिर कोई भी चीज हो, उसके अंदर सर्किट्स बोर्ड होते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल से वो जो सर्किट बोर्ड होता है वो काम कर रहा होता है। पूरे सर्किट बोर्ड के किसी 1 मिलीमीटर के पार्ट में अगर कोई शॉर्ट सर्किट फिर कुछ भी एरर हो जाता है तो पूरा सर्किट काम करना बंद कर देता है। तो यहाँ आप जान सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक सामान कितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। और अगर ऐसे हार्श कंडीशन में चलाने के लिए बिल्ड किया जाए तो सोचो किस तरह का डिटेलिंग का इस्तेमाल किया जाता होगा कि वो मून के साउथ पोल पे, हाँ साउथ पोल पे जो -200 डिग्री पे यानी उसके रीजन पे काम करेगा। लेकिन यहाँ पे एक सवाल जो बहुत लोगों के मन में आ सकता है कि अगर साउथ पोल में लाइट ही नहीं है, मतलब कि साउथ पोल में लाइट आता ही नहीं है, और इधर मैं कह रहा हूँ कि रोवर को पावर पाने के लिए सनलाइट की जरूरत है, तो फिर ये कैसे होगा? तो इसका आंसर ये है कि साउथ पोल में जिस जगह पे लाइट नहीं पहुंचता वहाँ पे एग्जैक्टली ये नहीं जाएगा, उससे थोड़ा दूरी तक जाएगा जहाँ पे लाइट पहुँचे। जी हाँ, ये है इसका आंसर। एग्जैक्टली वो डार्क वाली एरिया में ये नहीं जाएगा, वरना ये काम करना बंद कर देगा। क्लोज टू साउथ पोल यानी नियर टू साउथ पोल, जहाँ पे लाइट पहुंचेगी वहाँ पे ये जा रहा है रोवर। आपको बता दूं हमारी यूनिवर्स में कई सारे एलिमेंट्स हैं। धरती के लिए ये हो सकता है कि रेयर हो, और यहाँ पे हम इन्हें कोट एंड कोट रेयर अर्थ मिनरल्स कह सकते हैं। ऐसी कई सारी जगह है हमारे यूनिवर्स में जहाँ पर वही चीजें अबंडेंट में अवेलेबल्स है। आपने उस प्लेनेट के बारे में जरूर सुना होगा जो डायमंड से बना हुआ है, जिसे हम डायमंड प्लेनेट कहते हैं। और ये पूरा प्लेनेट खरबों डॉलर का होगा। पूरे विश्व में जितना पैसा है उससे 1000 गुना ज्यादा उसको मिल जाएगा जो इस प्लेनेट का डायमंड ला दे धरती पर, क्योंकि डायमंड धरती के लिए रेयर है लेकिन वहाँ के लिए रेयर नहीं है। तो चांद भी कुछ ऐसा ही है। चांद में भी कुछ ऐसी कई सारे मिनरल्स हैं जो धरती के लिए रेयर है लेकिन वहाँ के लिए नहीं, और वहाँ पर अबंडेंट में अवेलेबल है। स्कैंडियम, इट्रियम, ये दोनों उन कई रॉयल मिनरल्स में से बस मैंने 2 का नाम लिया। और ये दोनों व्हीकल्स इंजन में यूज होता है। दुनिया में इतनी सारी गाड़ियां हैं उनमें यूज होता है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होता है, और जो रेडार सिस्टम होता है जो मिलिट्री के पास होता है तो उसमें भी ये रियल मिनरल्स का यूज किया जाता है। सुपर कंडक्टर में भी इसे यूज किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, हीलियम 3। हीलियम 3 एक रॉयल एलिमेंट है। ये एक ऐसा गैस है जो क्लीन और पावरफुल फ्यूल के तौर पर यूज किया जा सकता है। कहाँ पर? न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर पर। और ये धरती पर बहुत कम है लेकिन चांद में बहुत ज्यादा मात्रा में है। और फाइनली वाटर से बड़ी चीज क्या होगी? अब अगर लूनर आइस मिल जाए तो इससे बड़ी बात अब कुछ नहीं होगी। और He3 हीलियम 3, इसे आप हल्के में प्लीज मत लेना। हीलियम 3 जो है ना, वो एक ऐसा एलिमेंट है जिसे जादुई यानी मैजिकल माना जाता है, क्योंकि ये एक्सट्रीमली रेयर फॉर्म ऑफ हीलियम है जो कि सूरज यानी कि सन के कोर में पाया जाता है, और फिर कोर से धरती, चांद यानी बाकी प्लेनेट में छोड़ा जाता है। मतलब कि उन सभी के तरफ छोड़ा जाता है, और ये सब चीजें रेडिएट होते रहती है। और ये जो हीलियम 3 है ना, उसी में से एक है, और ये एक चार्ज पार्टिकल्स है। और चार्ज पार्टिकल्स हीलियम 3 के हमारे धरती के जो मैग्नेटिक फील्ड है इससे डिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि धरती के जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हमें प्रोटेक्ट करता है इन सभी चीजों से। और ये जो हीलियम 3 है ये धरती से कभी हिट ही नहीं होता। लेकिन चांद जहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इसलिए नहीं है क्योंकि उसका कोर जो है ना वो बहुत ही ज्यादा स्मॉल है, और क्योंकि वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं है इसलिए वहाँ पे He3 यानी हीलियम बहुत ही एबंडेंट मात्रा में कलेक्ट हो गई है। और हीलियम 3 इसलिए इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में जब इसको यूज किया जाएगा तब इससे क्लीन एनर्जी निकलेगा, क्योंकि ये बाकी चीजों की तरह जो यूज होते हैं न्यूक्लियर प्लांट्स में एक फ्री न्यूट्रॉन्स प्रोड्यूस नहीं करता। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया मुझे पता है,
बट आप ये मानो कि एक फ्री न्यूट्रॉन प्रोड्यूस करना न्यूक्लियर प्लांट्स में जब पावर जनरेट होती है तो ये फ्री न्यूट्रॉन्स एक पोल्यूशन की तरह होता है। लेकिन हीलियम 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो साइंस बहुत अच्छी तरीके से जानता है, जिससे कि क्लीन न्यूक्लियर एनर्जी बन सकता है विदाउट एनी पोल्यूशन, जो बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है। और इसीलिए साइंटिस्टों को चांद में मौजूद हीलियम 3 इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और आपको बता दूं, हीलियम 3 के साथ साथ सिलिकॉन, आयरन, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीज, टाइटेनियम सब चीजें भी चांद पर मौजूद है। मतलब कि चांद एक ट्रेजर बॉक्स की तरह है, लिटरली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली। तो दोस्तों, आपसे उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेश्चन है, तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, जाते जाते अब कमेंट में हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।